चले बेटा, जो थ्योरी क्लास के अंदर पढ़ा था अभी उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ के लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको को फैक्टर्स निकालने के लिए कहा गया है हर एलिमेंट का। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स को फैक्टर का मैट्रिक्स लिखने के लिए कहा है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। मतलब जो पहले क्वेश्चन के अंदर किया था वही करना है, बस जो भी को फैक्टर्स निकालेंगे, जिस भी एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की जगह उसका को फैक्टर लिख के मैट्रिक्स लिखना है। और तीसरे में एडजॉइंट निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले दोनों क्वेश्चन को अपने अंदर समा ले रहा है। तो अगर मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं तो पहले दो का आंसर अपने आप मिल जाएगा। समझ में क्या आ रहा है यहां से कि वेरिएशन। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालिए, या फिर पूछा जा सकता है सिर्फ को फैक्टर निकालिए। तो ये तीनों वेरिएशन से अलग अलग मार्क्स के लिए पूछेंगे। लेकिन अगर आपको एडजॉइंट आता है निकालना तो ऊपर के दो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूँ और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इन दोनों का भी आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब इन दोनों का इसके अंदर ये कैसे आ जाते हैं। ठीक है, हमें पता है बेटा एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए जो मैट्रिक्स दिया है पहले एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले एग्जाम्पल में, लेट कहेंगे हम लोग, लेट ए बी इक्वल्स टू, उसको ए नाम दे देते हैं, और एलिमेंट से 2 - 3 3 5। ओके, अब हमें पता है कि हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालते समय आपको निकालना होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे एलिमेंट्स के, उसके लिए माइनस निकालने पड़ेंगे। तो जब सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए कहा जाता है तब सारी चीजें ढंग से लिखनी होती है, माइनर्स कोफैक्टर। जब कोफैक्टर का मैट्रिक्स कहा जाता है तभी भी सारी चीजें ढंग से लिखनी है, लेकिन जब एडजॉइंट कहा जाता है तब आप माइनर्स और कोफैक्टर्स को चलते चलते निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी यहां पर इस वाले मैट्रिक्स के लिए M11 हम सीधा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स सॉरी माइनर ऑफ दिस एलिमेंट M11। तो इसका माइनर क्या आएगा, रो और कॉलम को कैंसिल कीजिए, कौन बचा 5। फिर M12 निकालना है, M12 मतलब इसका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। फिर निकालना है M13, M13 मतलब सॉरी M21, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3। और फिर आएगा M22, दैट इज इसको कैंसिल करना है और ये बचेगा। ठीक है, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर A11 कैसे निकालेंगे आप। आपको पता है कि ये दोनों का पोजीशन ऑड है 2/2 के मैट्रिक्स में, ये 1 2 है, ये 2 1 है। तो और ये इवन आएगा, तो इनके कोफैक्टर्स और माइनर सेम होते हैं। ठीक है, तो A11 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, और A22 क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज स्टेप्स बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हो, लेकिन एडजॉइंट निकालते समय आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं डिफाइन करने की -1 वगैरह वगैरह लिखने की। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन जब सिर्फ ये पूछा जाता है ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए वगैरह कि सिर्फ को फैक्टर निकालिए, तब आपको अच्छे से लिखना है कि यहाँ पर A11 -1 दिया है, फिर M11 रहेगा क्या 4, और फिर A11 निकालना है तो -1 + 1 इंटू M11, और फिर ये आएगा 1 इंटू ये 4, तो A11 आ गया 4। तो जब सिर्फ को फैक्टर निकालने का आ जाता है तो हर एलिमेंट के लिए ऐसे अच्छे से लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टारगेट है एडजॉइंट निकालना, तो M11 और A11 को ये बगैर स्टेप्स की भी आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर आप इसके अंदर मतलब इसका अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है तो M11 A11 क्या आएगा फिर, क्योंकि ये, हाँ ये वही आएगा, कहाँ गया 5 ही आएगा। अब बात करते हैं A12 की, तो ये बन जाएगा -3, M21 बन जाएगा A21 बन जाएगा 3। ठीक है, यहां पर जो भी उसका अपोजिट यहां पर आएगा, यहां पर जो भी उसका अपोजिट आएगा, क्योंकि को फैक्टर को वैसे डिफाइन किया हुआ रहता है। अब नाउ नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, एक बार आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखना है। तो कैसे लिखना है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना है A11 दैट इज 5, इस एलिमेंट का कोफैक्टर -3। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर 3, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर 2। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। सो 5 - 3
एंड 3 2। अब आप आपका आंसर सही है या नहीं खुद चेक कर सकते हो। कैसे? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो उसी जगह पर रहेंगे, बस साइन चेंज होके। तो यहाँ पर -3 है तो 3 आया है, 3 है तो -3 आया है, और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये बन गया 2x2 मैट्रिक्स का हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का सेकंड सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, लेट इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। 1 -1 2 -2 3 5 एंड -2 0 -1। तो ये है आपका दिया हुआ मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है इसका। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं। सो M11 हम निकालेंगे। तो M11 क्या होता है, इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे 3 5 0 -1। अब इसका आप क्या कर रहे हो, डिटरमिनेंट निकालना है। सो -3 एंड 0, सो ये आ गया -3। ठीक है, फिर निकालना है M12। तो M12 मतलब इस एलिमेंट का। सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 5 -2 -1। बेटा इसको लिखते समय बड़े ध्यान से लिखना है, अच्छे से रो और कॉलम को हाइड करना है और फिर लिखना है। बहुत बार बच्चे अगर एक भी नंबर इधर का उधर हो गया तो सारा एग्जाम्पल पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकालते समय भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 -10, तो आएगा 12। ठीक है, फिर M13 निकालना है, मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर। सो रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 3 -2 0। इसका डिटरमिनेंट लेना है, दैट इज 0 माइनस ऑफ -6, दैट इज आएगा +6। ठीक है, तो माइनस निकाल लिए, इसके आगे इसके कोफैक्टर लिख सकते हो आप A11। अब आपको पता है कि जो डायमंड के वर्टाइसेस के पोजीशन पर आ रहे हैं बस उन्हीं का साइन चेंज होना है, बाकियों के माइनस और कोफैक्टर सेम होते हैं। तो A11 का माइनर और कोफैक्टर सेम रहेगा, तो ये भी रहेगा -3। अब ये डायमंड की पोजीशन पर आ रहा है तो A12 का कोफैक्टर रहेगा, यहाँ पर -12 है तो कोफैक्टर रहेगा -12। फिर इसका आपको लिखना है कोफैक्टर, तो क्योंकि ये डायमंड के वर्टाइसेस के पोजीशन पर नहीं है तो जो भी माइनर है वही इसका कोफैक्टर है। ठीक है, तो चलिए नीचे अब देखते हैं M21 की बारी है। अब M21 मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए इसी से ही आपको समझ में आता है कि किसको कैंसिल करना है। सेकंड रो को कैंसिल करना है, फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है, और जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। सेकंड रो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -1 2 0 -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 1 -0 दैट इज 1। ठीक है, फिर बात करेंगे M22 की, विच इज इक्वल टू इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 2 -2 -1। ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ -4, तो ये बनेगा 3। ठीक है, एंड M23 विच इज इक्वल टू M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 1 -1 -2 0 0 -2 दैट इज -2। ठीक है, तो अब इन्हीं के कोफैक्टर्स हमें लिखने हैं, दैट इज A21 विच इज इक्वल टू, अब ये कौन सी इसका देखिए, इनका एडिशन अगर ऑड आता है तो साइन चेंज होगा, -1। इसका एडिशन इवन आता है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा, और A23 साइन चेंज होगा, दैट इज 2 आएगा। ठीक है, तो अब लास्ट रो बचा है जिनके एलिमेंट्स का हमें ये लिखने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स रहेगा उसकी वैल्यूज लिख देते हैं, -3 -12 और 6। मैं क्या कर रहा हूँ, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लिख रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। फिर यहाँ पर है -1 3 एंड 2। ठीक है, तो अब मैं इनको हटा भी सकता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट रो के हमें माइनस निकालना है। सो ये कौन सी पोजीशन है, M31। सो दिस इज इक्वल टू थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाते हैं तो बचता है -1 2 3 5। ठीक है, सो -5 -6 कितना आएगा, -11। ठीक है, M32 की बात होगी अभी, दैट इज थर्ड कॉलम
थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 2 -2 5। सो आपके पास है 5 माइनस ऑफ -4 दैट इज 9 एंड M33 की बात हो रही है 1 -1 -2 3। सो आपके पास है 3 -2 दैट इज 1। ठीक है, सो A31 आपको मिलेगा क्या, दोनों का एडिशन इवन है मतलब एज इट इज रहेगा A31। वैसे भी डायमंड के वर्टेक्स के पोजीशन पर नहीं आता है। फिर MA32 ये बनेगा -3 और A33 ये बनेगा सॉरी ये 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हमारे मिल चुके हैं हमें -11 -9 एंड 1। तो जैसे आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल लेते हो तो मैंने तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स भी लिख दिया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल्स टू -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1। सो नाउ देयरफॉर एडजॉइंट, अब बात जैसे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिख दिया तो बारी आती है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो बात खत्म। तो इस प्रकार से हमने एडजॉइंट निकाला है। और देखो बेटा, अगर मान लो कि इसका अगर हमें इनवर्स निकालने के लिए कहा जाता तो क्या करते हैं हम लोग, इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर हम प्रोसीड करते हैं, बस यहाँ तक आ जाते। और जैसे यहाँ तक आए कि बस फॉर्मूला है आपके पास इनवर्स का, जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आए उसको यहाँ पर लिखते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स को यहाँ पर रख देते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, बात खत्म। समझे बात को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन दे रखा है एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस रिलेशन को अच्छे से ध्यान में रखना। सीईटी के अंदर या जेई के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, और क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है, हमें वेरिफिकेशन ये करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। आप समझ रहे हो कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कहा क्या गया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरिफिकेशन तो आप ही को करना है। ठीक है, अब पहले मैं एग्जांपल को देखो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर नहीं पूछते क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रॉपर्टी उनको आपको बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी के लिए प्रॉपर्टी काम में आएगी। अब यहां पर क्या पूछा है आपको देखिए, मतलब एग्जाम्पल की लेंथ कितनी बन जाएगी अगर आप इस बात को समझेगी नहीं तो। उन्होंने क्या कहा है आपको कि आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया है और अगर आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो, कैसे भी करो, कॉम्पिटिटिव होल्ड होता है, चाहे ए से एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए से ए करो, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया ना। अब आपको ये किसके बराबर हो रहा है, दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में, ऑब्जेक्टिव वे में, सीईटी में, तो पूछेंगे कैसे, मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछेंगे फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता नहीं है वो क्या करेगा, इसका एडजॉइंट निकालते बैठेगा, फिर एडजॉइंट का एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करेगा और फिर जाके उसका आंसर आएगा। लेकिन इसके अंदर उसके 3-4 मिनट चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको निकालना है, आपको पूछा गया कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो सबसे पहले आपकी नजर क्या जाएगी कि हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो आप इसका सीधा सीधा डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका 0, तो ये +1 9 + 2, ठीक है, एंड +2 0, तो क्या मिल रहा है आपको 11। तो डिटरमिनेंट आ गया इसका 11, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 11। तो आप अगर, तो हमें निकालना क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था।
सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 11 है, और आई का मतलब क्या होता है, जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, बात खत्म। यह आ जाएगा आपका आंसर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। चेक करता हूँ एक बार। जी सही है, मतलब आप समझ रहे हो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी वाले, कि ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि दिए गए मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके लिए आपको ये पूरा सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे आप, पहले इसका एडजॉइंट निकालिए, फिर ए का एडजॉइंट के साथ में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन कीजिए और डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सब सेम आता है दिखाइए। तो ये जो दिखाने के लिए कहा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करके वेरीफाई करके देखना कि ये सही है या नहीं। रूल तो सही है रूल, ठीक है ना, लेकिन आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, अब आया है असली क्वेश्चन कि हमें इनवर्स निकालना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इनवर्स, सिर्फ जब ऐसे पूछा जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तब ये आपकी चॉइस है कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके फाइंड करना है आपको, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके फाइंड करना है, या फिर एडजॉइंट मेथड यूज करके फाइंड करना है। ये आपकी चॉइस है। अगर आपको वो खुद सामने से बोलते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, तब आपको एडजॉइंट ही यूज करना है। दूसरा मेथड यूज करके फाइंड आउट करेंगे तो आपको 0 मार्क मिलेगा। जब वो आपको बोलते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपके पास चॉइस है कि आप रो भी यूज कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। और अगर बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखिए। अगर दिया हुआ है कि पर्टिकुलर मेथड का यूज करके सॉल्व करना है तो उसी मेथड का यूज करना है। तो यहां पर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं 2x2 का एक लूंगा और 3x3 का एक लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सेकंड लेता हूं। चलिए, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया है 2 - 2 4 3। ठीक है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आता है। सो 2 3 6 माइनस ऑफ -8, तो कितना आएगा 14 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। जब आप ये लिखते हो तो इसको आपको 1 मार्क मिल जाता है। ठीक है, 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा आता है, तो ये लिख दिया इतना तो आपको मिल गया 1 मार्क। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने इसके। ठीक है, तो सॉरी एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना जरूरी है। तो पहले तो M11 लिखेंगे, तो M11 क्या रहेगा 3, M12 क्या रहेगा -4, फिर M21 -2 एंड M22 रहेगा 2। अब बात करेंगे A11 की, तो A11 रहेगा 3, A12 रहेगा -4, A21 रहेगा 2 एंड A22 रहेगा 2। इसका ऑपोजिट यहाँ पर आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा, क्योंकि इनके एडिशन ऑड आती है। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल्स टू 3 - 4 2 2। ओके, एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज, पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम ट्रांसपोज 2 2। अब देखना एडजॉइंट सही है या नहीं, आंसर सही है या नहीं खुद चेक कर सकते हो। मेन डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज, एक दूसरे के घर में घुस गए और इनका अपने ही घर में रह के साइन चेंज करना। ठीक है, तो बिल्कुल सही है एडजॉइंट। नाउ अब ए इनवर्स लिखेंगे, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है 14 इंटू 3 2 -4 2। अगर आप चाहते हो तो आप आंसर ऐसा भी रख सकते हो, या फिर आप 14 से अंदर डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर।
14 से अंदर डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। तो बेटा ये 2/2 का हमने एडजॉइंट मेथड यूज करके मैट्रिक्स निकाला है। सेम तरीके से 3/3 का भी करना है। माइनर्स निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए, मैट्रिक्स को कोफैक्टर लिखिए, एडजॉइंट निकालिए और फॉर्मूले के अंदर रखिए। जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू है उससे डिवाइड करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब इसको भी सॉल्व करवाने की जरूरत है आपको, आप खुद कर पाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है, एडजॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक एक बार ये निकाल लिया फिर तो बात आपके पास फॉर्मूला है। और बस एक स्टेप क्या बढ़ानी होती है कि जो डिटरमिनेंट आया है उसको आप ऐसे ही एज इट इज रख दो, या फिर डिटरमिनेंट से आप डिवाइड भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले में एज इट इज रख के भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर के सारे एग्जांपल्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अब क्वेश्चन कैसा पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कॉलम, तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आपको जो मर्जी करना है आप कर सकते हो। आप चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो या फिर कॉलम से, आंसर वही आएगा। क्योंकि हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ यूनिक मैट्रिक्स होता है, ऐसे नहीं कि 10-12 उसके इनवर्स रहेंगे। आप चाहे कॉलम यूज करो, रो करो, एडजॉइंट करो, जो भी मेथड यूज करने करो, इनवर्स एक ही रहेगा। तो अगर आंसर से मैच नहीं करते तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलती है। आप खुद भी आपका आंसर चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ, तो इसका और उसका मल्टीप्लीकेशन करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, देखो बहुत से बच्चे ये चीज ही भूल जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, खासकर एडजॉइंट में नहीं, क्योंकि एडजॉइंट में डिटरमिनेंट की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन में ये भूल ही जाते हैं कि आपको पहले डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में सीधा सीधा डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं लगती, तो बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, -1 -4 दैट इज -5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बात लिखनी ही होती है, इसको मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने अभी, तो आगे बढ़ना है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो इक्वेशन कौन सा लिखना है आपको पता है, कॉलम करना है तो कौन सा करना है। सो लेट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं। अगर मैं ये लिखता ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है। तो मैंने ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखा है। सो देयरफॉर अब वैल्यू रखूंगा मैं, ए का वैल्यू क्या है 1 2 2 -1, ए इनवर्स एज इट इज आएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लूंगा 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। अब चाले चलना स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, ये शतरंज का खेल है। अभी अभी क्या करना है, 1 यहां पर लाना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ठीक है ना, स्टेप्स याद करनी है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। सबसे पहले यहां पर पहली स्टेप में 1 आएगा। अब यहां पर ऑलरेडी 1 दे रखा है तो बात खत्म, आसान हो गया काम। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। कैसे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड रो के अंदर चेंज करना है। सो R2 चेंजेस टू, कैसा चेंज हो रहा है R2 के अंदर, तो R2 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए दैट इज, पहला रो चेंज नहीं हो रहा तो एज इट इज लिखना है, सब जगह का, तीनों जगह का एज इट इज आएगा पहला रो। सेकंड रो क्या करना है, 2 में से 2 गए 0, ये -1। देखो यहां पर कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो साइड में करना है। पहले R2 का एलिमेंट लिखना है -1, फिर ये माइनस साइन, फिर 2 से R1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4। तो कितना बन रहा है -5, तो यहां पर आएगा -5। अब यहां पर देखिए R2 का एलिमेंट है 0, माइनस साइन और 2 टाइम्स R1 का एलिमेंट, तो क्या मिल रहा है -2, तो यहां पर आएगा -2। फिर R2 का एलिमेंट 1, -2 टाइम्स R1 का एलिमेंट 0, तो क्या मिल रहा है 1 - 0 दैट इज 1। तो ये मिल गया, ये चेंज कर दिया आपने। ठीक है, जो भी चेंज यहाँ पर कर रहे हो उसको यहाँ पर करना नहीं भूलना है। तो देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, अब बारी है इसको 1 बनाने की। अब इसको 1 कैसे बनाया जाएगा, तो सेकंड रो को आप -5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो सेकंड रो इज गोइंग टू बी चेंज्ड, कैसे, -1/5 से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेकंड रो को,
तभी जाके ये 1 बनेगा, दूसरा कोई पर्याय है आपके पास? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? -1/5 से मल्टीप्लाई करके। सो देयरफॉर फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होने वाली, तो एज इट इज लिख दिया, इसकी भी फर्स्ट रो एज इट इज लिख दी। अब सेकंड रो में क्या चेंज होने वाला है? सेकंड रो के हर एलिमेंट को -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 0 रहेगा और ये बन जाएगा 1। यहाँ पर -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बन गया 2/5, यहाँ पर -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -1/5, ठीक है। अभी बेटा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसके कॉलम में आने वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, दैट इज इसको 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे? दैट इज, देखिए नेक्स्ट स्टेप, R1 के अंदर अभी चेंज लाना है। किस प्रकार से चेंज लाना है? तो R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इधर लिख देता हूँ मैं। सो दैट इज चेंज R1 में आने वाला है, तो R2 को पहले तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 0 1 A इनवर्स इज इक्वल टू 2/5 -1/5, इसको एज इट इज लिख दिया। अब R1 के अंदर क्या क्या चेंज होने वाला है? देखिए R1 में से 2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 1 - 0 1 ही आएगा। फिर 2 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा 0। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इधर की चालें देखना है। 1 R1 का एलिमेंट 1 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर क्या है 2/5, सो ये कितना बन गया 1 - 4/5, दैट इज 1/5। सो ये 1/5, ठीक है। R1 चेंजेस, सो R1 का एलिमेंट है 0 माइनस 2 टाइम्स R2 का एलिमेंट है -1/5, सो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2/5। सो दिस इज अ 2/5, ओके। सो चलिए अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो दिस, इसको आप I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस लिख सकते हो, 1/5 2/5 2/5 -1/5। सो बेटा I इंटू ए इनवर्स होता है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखिए, या फिर आप चाहते हो तो 1/5 को बाहर निकाल के आप इसको 1 2 2 -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज। सेम इसी मैट्रिक्स को हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसको मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट वाले को, ठीक है। तो आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा फिर। सो सेकंड एग्जांपल इसके अंदर, दैट इज लेट उसको भी ए कहेंगे, लेट ए बी इक्वल्स टू 2 - 3 -1 2, ठीक है। अभी इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, सो 1 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो हम लोग इक्वेशन क्या लेंगे? ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई लेट, ठीक है। तो हमें निकालना है इनवर्स। अब क्योंकि ये राइट में है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट वैलिड होगा नीचे। तो ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, ए का वैल्यू दिया है 2 - 3 -1 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, तो क्या चाहिए हमें? यहाँ पर 1 चाहिए। कैसे ला सकते हैं 1? देखिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई आपके पास पर्याय नहीं है। तो इस कॉलम में 2 को सबसे पहला स्टेप क्या? C1 में चेंज लाना है। सो कॉलम 1 इज गोइंग टू बी चेंज। कैसे? कॉलम 1 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर ए इनवर्स एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जिसके अंदर चेंज नहीं आने वाला उसको पहले लिख लेना है आपको, ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। अब C1 के अंदर चेंज होगा, कॉलम 1 के अंदर, उसको 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो 1 आ रहा है, यहाँ पर आएगा -1/2। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो 1/2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो चलिए
मैंने आपको स्टेप बताई थी कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय जब आप A11 को 1 बनाते हो तो उसके रो में आने वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें इसको 0 बनाना है। तो कैसे इसको 0 बनाया जाएगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, ये सोचना है। तो देखिए आपको C2 के अंदर चेंज करना है, तो C2 इज गोइंग टू बी चेंज। अब ये -3 है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बात खत्म। सो क्या करेंगे, C2 इज गोइंग टू बी चेंज, C2 प्लस 3 टाइम्स C1 करेंगे। C2 मतलब -3 प्लस 3 टाइम्स C1 मतलब 1, तो ये 0 बन जाएगा। हमें बस इसको 0, देखो ये 1 बन गया तो इसको 0 लाने के लिए जो भी बन सकता है वो करो, बाकी के चेंजेस जो भी हो गए उससे कोई मतलब नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए दैट इज नेक्स्ट A इनवर्स। चेंज कौन होने वाला है, कॉलम नंबर 2, तो 1 को एज इट इज लिखना है पहले। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम विल रिमेन एज इट इज। अब सेकंड कॉलम के अंदर क्या क्या चेंज हो गया, ऑब्वियसली C2 सेकंड कॉलम का यहाँ का एलिमेंट दैट इज -3 प्लस 3 टाइम्स यहाँ का एलिमेंट 1, तो ये क्या बन गया 0। बाजू में कैलकुलेशन अच्छे से करना है, कंफ्यूजन नहीं होने देना। ये C2 2, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स C1 दैट इज -1/2, ठीक है। सो 2 - 3/2 दैट इज 2 to the 4 -3/2, तो 1/2 बचा। ठीक है, यस 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट इधर इधर क्या करना है, C2 प्लस C2 मतलब ये वाला एलिमेंट 0 प्लस 3 टाइम्स C1, ठीक है, इसको 3 टाइम्स करके इसके अंदर ऐड करना है। सो 0 प्लस आपके पास है 3/2, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है 3/2। नेक्स्ट है C2 दैट इज, हाँ गया, हाँ ओहो ये ऐसे होता है, C2 1 प्लस 3 टाइम्स 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये चलिए आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ना है, देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम कर रहे हैं, तो पहले इसको 1 बनाया फिर इसको 0 बनाया, अब इसको 1 बनाएंगे फिर इसको 0। तो इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है, तो सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके। सो C2 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, C2 इज गोइंग टू बी चेंज्ड कैसे, 2 टाइम्स C2 करके, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज A इनवर्स इंटू C1 के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला तो उसको एज इट इज रखते हैं। C2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, विच इज इक्वल टू पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मिल गया। अब आगे की बात करेंगे, अब क्या करना है बेटा, इसको 1 बना दिया, तो क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसको 1 बना दे तो इसको रो में आने वाले को 0 बनाना है। तो कैसे ये 0 बनेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, इसके बारे में सोचना है। तो देखिए C1 के अंदर चेंज लाना है, तो C1 क्योंकि ये नेगेटिव है तो प्लस, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 C2, कॉलम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 1/2 आएगा और उसको इसके अंदर ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज देयरफॉर A इनवर्स, कॉलम 2 को एज इट इज लिखिए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कॉलम 2 को एज इट इज लिखिए, ठीक है। अब C1 कॉलम 1 को लिखना है, कैसे लिखना है, C1 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 प्लस 1/2 C2 दैट इज 0, तो ये बनेगा 1, तो ये 1 ही रहेगा, और -1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 दैट इज 0, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर वाले की, तो C1 दैट इज 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स C2 दैट इज 3, सो ये बन गया 1/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/2, तो आएगा 2, ठीक है, यहां पर मिलेगा आपको 2। नेक्स्ट C1 दैट इज 0 प्लस 1/2 इंटू C2, C2 क्या है 2 है, सो 2 2 विल गेट कैंसिल, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। तो दैट इज आपको मिल रहा है A इनवर्स इंटू ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 2 3 1 2, एंड दैट इज नथिंग बट A इनवर्स इज इक्वल टू दिस 2 3 1 2, ओके। सो ये है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से बेटा आप चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, आप चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आप जो मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल,
जो कि 3x3 मैट्रिक्स का रहेगा, कैसे उसके अंदर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है ये बात करेंगे अभी। ठीक है, सो 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर आप देखो एक बात समझ लो, आप अगर आपको ये मेंशन ही नहीं किया है सामने वाले ने कि कॉलम या रो यूज करना है, तो ये आपका सेंस ऑफ जजमेंट है कि आपको देखना है कि क्या करने के बाद में आसानी जा सकती है। जैसे अगर आप 8-10 एग्जाम्पल रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्व करते हो, तो एक आपका जजमेंट बन जाता है कि देखने के बाद में कि यार इसको 1-1-0 बनाना कैसे आसान रहेगा, रो से या कॉलम से। ठीक है, जैसे पिछला एग्जाम्पल अभी जो हमने देखा था कॉलम वाला, तो उसमें अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते तो पहला जो स्टेप हमने डिवाइड करने का किया तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग रोज। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर जो मैट्रिक्स दिया है उसको लेट ए कहेंगे, 0 1 2, फिर दिया है 1 2 3, फिर दिया है 3 1 1। ठीक है, तो चलिए हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिटरमिनेंट की। तो क्या इसका डिटरमिनेंट ना अदर देन 0 है, तो पहला एलिमेंट लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 0 है तो 0 ही बनेगा। बात इसकी करेंगे -1, सो ये कैंसिल होकर आपके पास रहेगा 1 -9, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 1 -6, सो आपको यहाँ पर मिलेगा 8 -10, दैट इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करना है। अब आप सीधी बात देखिए, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहेंगे या कॉलम, कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना है, तो आप R1 और R2 में एक्सचेंज कर सकते हो। R1 की जगह R2 को ले जाइए, R1 की जगह R2 को ले जाइए, तो अपने आप यहाँ पर 1 मिल जाएगा और नीचे 0 मिलेगा। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, C1 की जगह C2 ले जाओ, C2 की जगह C1, तो भी आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो ये आप डिसाइड करो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, बस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सो लेट, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो इक्वेशन से ही लिखिए, ऐसे मत करिए कि रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन लिख के कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी यूज किया जाता है तब लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स के ऊपर काम किया जाता है, और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है तब राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी सबसे पहला चेंज क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखना है। ए दिया हुआ मैट्रिक्स है, दैट इज 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 3/3 का। ठीक है, अभी क्या करना है बेटा, क्योंकि A11 की जगह पहला स्टेप है कि यहाँ पर 1 कंपलसरी लाना है, यहाँ पर 0 नहीं ला सकते, 1 ही लाना है, क्योंकि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 कैसे लाया जा सकता है, सो R1 एंड R2 को जगह बदल के, सो दैट इज आपको क्या मिलेगा, R2 जाएगा R1 की पोजीशन पर और R1 आएगा R2 की पोजीशन पर। ठीक है, ए इनवर्स जो चेंज लेफ्ट में हुआ वही चेंज राइट में होगा, R2 जाएगा R1 की जगह पर, R1 आएगा R2 की जगह पर। ठीक है, अब आप आराम से देखिए, इस ये 1 बन गया, उसी के साथ में उसके सेकंड स्टेप क्या होता है, उसके कॉलम में आने वाले को 0 करना है, तो ये अपने आप 0 बन गया, है ना, ये 0 बन गया। अब क्या करेंगे, आप इसको 0 बनाइए, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या होती है, पहला स्टेप होता है इसको 1 बनाना, फिर उसके क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, इसलिए इसको 1 बनाने के बाद इसके कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो ये अपने आप 0 बन चुका है, तो बस इसको 0 बनाइए। ठीक है, अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो R3 के अंदर चेंज लाना है, और कैसा चेंज लाएंगे, R3 में से 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्यों 3 टाइम्स R1, यहाँ पर 3 है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए अब चेंजेस लिखते हैं, किसके अंदर चेंज होने वाला है, R3 के अंदर, तो R1 और R2 को पहले एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, ए इनवर्स R1 और R2 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब R3 - 3R1 करना है, तो देखिए मैं पहले भी बोल रहा हूं कि आपको बाजू में लेके कैलकुलेशंस करने, अगर आपको समझ में नहीं आते तो ये 0 बन रहा है, R3 मतलब ये, इसमें से -3 टाइम्स R1, R3 है 1 -3 टाइम्स R1 दैट इज 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -5। ठीक है, फिर R3 मतलब इसमें से -3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -8।
ठीक है बेटा, चलिए अब R3 माइनस 3 टाइम्स R1 इधर भी करना है हमें। सो ये तो 0 0 है तो 0 ही मिलेगा, फिर ये 0 माइनस 3 टाइम्स R1 दैट इज -3, और ये 1 माइनस 0 दैट इज 1 ही मिलेगा। तो चलिए अब ये 1 हो चुका है, ये दोनों 0 हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, तो उसके फोर्थ स्टेप पर चले जाएंगे कि इन दोनों को 0 कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसको 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे रो, सेकंड रो का। ठीक है, तो चेंज करना है R1 में और R2 में। सो R1 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, कैसे R1 के अंदर चेंज लाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ, रो 2 का, यहाँ पर 0 लाने के लिए। तो R1 में से मैं -2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। R1 में से मैं R2 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा। और नेक्स्ट R3 के अंदर चेंज लाना है, कैसे चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर -5 है, तो मैं R3 को कर सकता हूँ R2 के साथ में, दैट इज ये नेगेटिव है तो +5 टाइम्स R2, -5 + 5 टाइम्स R2 0 बन जाएगा। तो ये दोनों चेंजेस मैं इसके ऊपर करवाऊंगा। सो दैट इज, अब चेंज R1 और R3 दोनों में होने वाला है, तो सिर्फ R2 कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, तो उसको पहले लिख देता हूँ, बीच वाला रो एज इट इज रहने वाला है 1 0 0, ऊपर और नीचे के बदलने वाले। तो चलिए सबसे पहले इसके R1 की बात करते हैं, तो R1 -2 टाइम्स R2, ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 1, ये 0 बनेगा, और R1 -2 टाइम्स R2, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो -4 बन गया, 3 - 4 -1। बात करेंगे, चलिए ये भी निपटा देते हैं इसी के साथ में। सो R1 -2 टाइम्स R2, 0 -2 टाइम्स मतलब -2, ये 1 एज इट इज आएगा, और ये तो 0 ही रहेगा। अब बात करते हैं R3 की। R3 क्या है, R3 कैसे चेंज होना है, R3 के अंदर 5 टाइम्स R2 ऐड करना है। सो R3 यहाँ पर देखिए 0 × 0, ये तो 0 ही बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, और ये माइनस, इसको 5 टाइम्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज 10, सो -8 + 10 करना है दैट इज मिलेगा आपको 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए R3 + 5 टाइम्स R2, R3 + 5 टाइम्स R2, तो ये बन जाएगा 5, 5 टाइम्स R2 ये बन जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो ये बन जाएगा 1 एज इट इज। तो देखो बेटा, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। अब इसको 1 कैसे बनाया जाएगा, तो कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है, R3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो R3 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, कैसे, 1/2 टाइम्स R3। ठीक है, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, और यहाँ पर आएगा डिवाइड करने के बाद 1 A इनवर्स, सेम चेंज यहाँ पर भी होगा, -2 1 0 1 0 0, R3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या, इन दोनों को 0 बनाना है, कैसे, देखिए R3 का यूज करके। सो R1 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, यहाँ पर 0 लाना है, कैसे लाएंगे, R1 + R3 कीजिए, तो इन दोनों में चेंज नहीं होगा, बस ये 0 हो जाएगा। और R2 के अंदर चेंज लाना है, सो R2 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, कैसे, R2 -2 टाइम्स R3 करके, 2 टाइम्स R3 कीजिए और R2 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 मिल जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए इनवर्स, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, तो कौन कौन चेंज हो रहा है, R1 और R2 चेंज हो रहा है, तो R3 को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, और R1 की बात करेंगे। अब R1 देखिए, R1 + R3 करना है, सो -2 + 5/2, -2 + 5/2, तो -4 + 5/2 दैट इज 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2। ये R1 है ना, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, फिर वो R1 + R3 करना है, दैट इज नेक्स्ट R1 + R3 दैट इज 1 -3/2, सो ये मिलेगा -1/2, ये आया -1/2। फिर R1 + R3 दैट इज 0 + 1/2 मिलेगा 1/2। अब बात करते हैं रो 2 की। ठीक है, सेकंड रो की बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, सेकंड रो की बात करते हैं। तो R2 -2 टाइम्स R3 करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो R2 लिख लेते हैं 1 -2 टाइम्स R3 दैट इज 5/2, 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या, -4, तो यहाँ पर आएगा -4। फिर बात करेंगे R2 -2 टाइम्स R3 की, सो 0 -2 टाइम्स -3/2, तो 2 2 कैंसिल, ये +3 बन गया।
फिर R2 माइनस 2 टाइम्स R3, R2 क्या है 0 माइनस 2 टाइम्स R3 इज 1/2, तो ये बच रहा है -1। ठीक है, ओके। चलिए, अब इतनी मेहनत के बाद में ये आइडेंटिटी बना है, तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, तो ये मिल गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स। आंसर चेक किया जाए। ओके, तो इन लोगों ने 1/2 को कॉमन लिया है, आप भी ले सकते हो। 1/2 को कॉमन लेंगे तो सेकंड रो में से 2 को कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर कॉमन लीजिए। मतलब अगर आप अगर आंसर इसका 1/2 को कॉमन निकाल के लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? 1/2 से देखो, हर रो में से 1/2 को कॉमन निकालना है। ठीक है, तो 1/2 को हर रो में से अगर कॉमन निकालना है तो यहाँ से तो जबरदस्ती कॉमन लिया जा रहा है, तो मल्टीप्लाई भी कर दो फिर, तब इक्विवेलेंट आएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 1, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिंपली आपने इस रो को 1/2 इंटू 2 लिखा है, तो 2 बाहर ले रहे हो तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -8 6 -2, और यहाँ पर बचेगा 5 -3 1। ठीक है, तो आंसर हमारा सही है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ये सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख देता हूँ, इसी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप जो मर्जी कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के स्टेप्स अच्छे से फॉलो करो, अपने आप एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, और इसके बाद में है मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 ब्रैकेट के अंदर ए। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल सेम ही है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जिनके बारे में जिनको डिस्कस किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिसलेनियस को पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम लोग मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम्पल सिमिलर टाइप के नहीं है उनको। ओके, चलिए, गुड बाय।